हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है एमपी गवर्नमेंट ऑल एग्जाम। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश की जो आगामी परीक्षाएं हैं जैसे कि पटवारी, आरक्षक, एमपीएसआई या जितने भी तरह की एग्जाम एमपी गवर्नमेंट लेती है, उसके लिए मैं एक बेसिक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें मैं ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा या इस तरह से आपको मैथ्स बताऊंगा कि आपके सभी एग्जाम एक ही सीरीज में कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लगभग सबका लेवल जो है वो सेम होता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो होते हैं हाई लेवल के पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके और एमपी गवर्नमेंट का जो एडवांस लेवल है उस तरह से आपको ये सीरीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल हम चैप्टर वाइज देखेंगे। एक चैप्टर का पहले बेसिक देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड सवाल देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह से एमपी गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल पूछती है। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका एक एक लेक्चर आप अच्छे से देखें और अच्छे से इसके नोट्स बनाएं। मैं इस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूं कि ताकि आपके सभी एग्जाम, मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, वो सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएं। ठीक है, और आपसे बहुत आसानी से एग्जाम में सवाल बन जाए। तो उसी के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। मैं पहले बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको हर तरह के एग्जाम में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस लेवल के आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये एमपी गवर्नमेंट के लगभग सभी एग्जाम को कवर करेगी। ठीक है, तो उसी सीरीज का आज पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्र मिति के बारे में आपको सिखाने वाला हूं। ठीक, तो आज हम क्षेत्र मिति का क्या सीखेंगे, सबसे पहले बेसिक पार्ट सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस आपको बनेगा तभी आप उसके सवाल लगा पाओगे। तो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेके देखो और इसमें जो मैं बता रहा हूं उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, उसमें सभी तरह के फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, वो सारे फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लेना। फिर इसके जितने भी सवाल आएंगे आपको एग्जाम में वो बहुत आसानी से और देखते ही बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बेसिक 3D ज्योमेट्रीज। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मेंसुरेशन, ठीक है, या क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति क्या होता है। क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन स्टूडेंट दो पार्ट में डिवाइड। कौन सा, पहले 2D पार्ट होता है, फिर होता है 3D पार्ट। तो 2D का मतलब क्या होता है, 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन। ठीक है, और 3D का मतलब 3 डायमेंशन। अब ये डायमेंशन क्या है सर, तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का मतलब है, जैसे 2 डायमेंशन अगर ले लें तो जैसे मैं एक स्क्वायर बना दूं, वर्ग। ठीक है, या मैं क्या बना दूं, आयत बना दूं। देखो आयत, इसमें क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। इसमें दो ही डायमेंशंस होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो जिसमें 2 डायमेंशन हो उसको बोलते हैं 2D ज्योमेट्रीज। उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आगे की क्लासों में। अभी आप बेसिक समझ लीजिए, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। मतलब जैसे एग्जांपल ले लें हम आयत, तो आयत में क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, 2 डायमेंशन हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 2D ज्योमेट्रीज। फिर आता है 3D ज्योमेट्रीज। तो 3D का मतलब 3 डायमेंशन, मतलब जिसमें 3 डायमेंशंस होती हो। मतलब क्या क्या होता हो, लेंथ भी, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। 3 डायमेंशन जिसमें होती हैं उनको बोलते हैं 3D ज्योमेट्री या 3 डायमेंशंस। तो आज की क्लास में आपको पहले 3D ज्योमेट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 2D ज्योमेट्रीज। तो पहले 3D ज्योमेट्रीज, बेसिक 3D ज्योमेट्रीज कौन कौन सी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे क्यूबॉइड लिखा हुआ है, ये क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ठीक है, घनाभ में क्या क्या होता है देखो, एक तो ये होती है लेंथ, फिर होती है ये ब्रेथ, और फिर यहाँ होती है हाइट। मतलब 3 डायमेंशन जहां भी दिख जाए आपको उसको बोला जाता है 3D ज्योमेट्रीज या मेंसुरेशन का 3D पार्ट। ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिक 3D ज्योमेट्रीज ही पढ़ना है। इसी से एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो 3D शेप्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आपके सामने बने हुए हैं, इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सिलेंडर होता है, वो एक 3D शेप है। क्यूब होता है, अच्छा सिलेंडर को बोलते हैं बेलन, जैसे बेलन होता है। क्यूब मतलब घन होता है। पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म, पिरामिड। ठीक है, ये मैं आपको अलग से इनके लेक्चर बना के बताऊंगा।
ठीक है, अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा बेसिक। फिर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म भी होता है, फिर कोन होता है, कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म, ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। स्फेयर होता है, स्फेयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। हेमीस्फेयर होता है, इसको बोलते हैं अर्धगोला। ठीक है, इस तरह की बेसिक क्या होती हैं, 3D ज्योमेट्रीज होती हैं, जिनकी डायमेंशंस कितनी होती हैं, 3 डायमेंशंस होती। ठीक है, तो आज इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स चलते हैं जिनको मैं आपको बेसिक पहले क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम इसके फॉर्मूले देखेंगे। तो बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, 3D ज्योमेट्रीज के अंदर एक टर्म चलता है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में बोलते हैं CSA। फिर होता है टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं TSA, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर होता है तीसरा होता है वॉल्यूम, या फिर हिंदी में बोलते हैं आयतन, शॉर्ट होता है V। ठीक, तो इनके मतलब समझ लो क्या होते हैं। मतलब पहला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो ये बेलन बना हुआ मेरे सामने, ठीक है, ये 3D शेप है ना, ये बेलन है, मतलब सिलेंडर दिया हुआ है हमको। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा, जब आप ऊपर का ये जो पार्ट देख रहे हो और जब नीचे का जो पार्ट देख रहे हो, इनको अगर हम हटा दें, इनको अगर हम हटा दें, तो ये जो सर्कुलर, ये जो इतना जो बेलन बचेगा गोलाकार, ये जो बचेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ऊपर का पार्ट हटा दो, नीचे का पार्ट हटा दो, तो जो बचेगा सर्कुलर, जो बचेगा सिलेंडर खोखला, वो क्या बनेगा, उसका बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। उस क्षेत्रफल को हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जब आप इनको भी इंक्लूड कर लोगे, जैसे यहां बनाओ, तो इनको भी अगर आपने इंक्लूड कर लिया, तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्या होगा, टॉप वाला जो पार्ट है प्लस बॉटम वाला जो पार्ट है। अगर पूरा क्षेत्रफल अगर आप मिला लोगे, तो उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ऊपर और नीचे का अगर आपने हटा दिया तो CSA, और अगर उसको इंक्लूड कर लिया तो क्या बोलेंगे, उसको TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है वॉल्यूम, आयतन। इसका मीनिंग क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। वॉल्यूम का ये मतलब होता है स्टूडेंट, कि जैसे ये एक सिलेंडर बना हुआ है, मान लो ये सिलेंडर है हमारे पास, इस सिलेंडर के अंदर कितना जो स्पेस है, कितनी जगह है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, मान लो ये ऊपर से खोखला है, मान लो सिलेंडर, इसमें आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया, क्या भर दिया, वाटर। ठीक है, तो वाटर कितनी क्वांटिटी में इसमें आएगा, या कितना वाटर इसमें आएगा, वो जो स्पेस होगा, वो जो जगह होगी, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब 3D ज्योमेट्री के अंदर जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, वो कितना जगह ऑक्यूपाइड कर रही है अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम या बोलते हैं आयतन। क्लियर है। चलिए, ये बेसिक टर्म है, ये अभी यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, बेसिक 3D ज्योमेट्रीज जो आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में फॉर्मूले हमको पढ़ना है, फिर हम इसके सवाल देखेंगे। तो पहला हमें क्या पढ़ना है, क्यूबॉइड या घनाभ, फिर क्यूब, घन, सिलेंडर, बेलन, फिर होलो सिलेंडर मतलब खोखला बेलन, फिर पढ़ना है स्फेयर, गोला, होलो स्फेयर मतलब खोखला गोला, फिर हेमीस्फेयर, अर्धगोला, फिर पढ़ना है होलो हेमीस्फेयर, खोखला अर्धगोला, फिर पढ़ना है कोन या शंकु, फिर पढ़ना है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, शंकु का छिन्नक। ये 10 तरह की हमें 3D ज्योमेट्री पता होना चाहिए। इसके बाहर आपको कोई भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा, तो इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आता है क्यूबॉइड या घनाभ। तो घनाभ में क्या क्या होता है, देखिए, ये होती है लेंथ, ये ब्रेथ, और ये होती है हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले TSA, समझ गए, टोटल सरफेस एरिया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणित लंबाई, 2 गुणित
ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में सीधे फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको दे देगा L बराबर 2, B बराबर 4 और H बराबर 3 और आपसे पूछेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। फॉर्मूला पता होगा तब बना पाओगे, इसलिए फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना है। तो क्या लगाओगे आप, ये फॉर्मूला लगाओगे। तो घनाभ का TSA संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये फॉर्मूला हो गया। घनाभ का आयतन या वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा का साइन। क्लियर है। फिर आता है डायगोनल, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण मतलब ये जो पॉइंट है इसका एक इस सेंटर से, मतलब इसके एक ये वाले पॉइंट से अगर आपने मिला दिया, पहला विकर्ण ये बन गया। ठीक है, यहाँ से अगर आपने इसको मिला दिया, ये हो गया डायगोनल D। डायगोनल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये होता है √L² प्लस B² प्लस H। क्लियर है। तो L² प्लस B² प्लस H², ये क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। फिर आता है एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम, घनाभ या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये घनाभ हो या कमरा लिखा हो, ठीक है, वो एक ही चीज है, क्योंकि ये जो आप शेप देख रहे हो घनाभ, ऐसा हमारा क्या होता है, घर होता है या कमरा होता है। ठीक है, घनाभ का शेप कैसा होता है, कमरे जैसा होता है। स्टूडेंट तो मिटा देता हूं मैं, ये जो आप देख रहे हो शेप, ऐसा ही क्या होता है, रूम होता है। ठीक है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो जब आपसे बोला जाए कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब आपको ऊपर का ये ऊपर वाली वैल्यू छोड़ देना है और नीचे वाला ये छोड़ देना है। तो जितने सरफेस आपको दिख रहे हैं, एक सरफेस ये हो गया 1, फिर एक दीवार ये हो गई 2, फिर 3, सॉरी ये नहीं, ये इस तरह वाली, मतलब इस तरह वाली ये 3 और यहाँ वाली ये 4। ये 4 जो दीवारें आपको दिख रही हैं, इनका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या लिखा होगा, घनाभ का या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है, 2 गुणित L प्लस बी इंटू हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये 4 फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये चारों। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी ज्योमेट्री देखते हैं, इसके बाद आता है क्यूब, घन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये घनाभ से ही निर्मित हुआ है, मतलब घनाभ में क्या था, L, B और H। ठीक है, जब ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं, L बराबर B बराबर H, तीनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं, तो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है, घन। तो उसको हम एक कॉमन वैल्यू दे देते हैं A। तो लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। तो घन का, अब घन आ गया, घन का टोटल सरफेस एरिया, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a²। 6 फलक हैं इसमें, ऊपर नीचे भी इंक्लूड हो गया, तो 6 फलक हो गए, मतलब 6a²। ठीक है, फिर आता है वॉल्यूम, घन का आयतन क्या होता है, मतलब अंदर वाली जो जगह है वो कैसे निकालते हैं, A³ भुजा का क्यूब। फिर डायगोनल का विकर्ण, सॉरी घन का डायगोनल क्या होता है, या घन का जो विकर्ण होता है वो कैसे निकालोगे आप, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो आ रही है वैल्यू, इसको बोलेंगे डायगोनल। ये कैसे निकालते हैं, ये होता है A√3, A इंटू √3। ठीक है, तो क्यूब के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे आता है सिलेंडर या बेलन बोलते हैं इसको। ये आपके सामने एक बेलन बना हुआ है। ठीक, ये हमने ले लिया, यहाँ पर ही क्या है, सेंटर पॉइंट है, इसकी रेडियस मैंने ले ली R और इसकी भी रेडियस है R। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आप देख रहे हो, ये क्या हो गई, इसकी हाइट H। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ईच एंड, मतलब ऊपर क्या है, देखो सर्किल बना हुआ है, नीचे भी क्या बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है। तो अगर इसका एरिया पूछा जाए तो सर्किल का एरिया होता है πr²। फिर यहाँ भी सर्किल बना हुआ है, इसका एरिया भी क्या होता है, πr²। बेलन की दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल, प्रत्येक वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। अब अगर आपसे पूछा जाए कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब ऊपर वाले को इंक्लूड नहीं करना है, इसको भी नहीं इंक्लूड करना है, मतलब ये जो इतना बचेगा, इतना ये इतना गोलाकार, उसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए CSA, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRH। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर बोले तो इसको भी जोड़ लो और इसको भी जोड़ लो, मतलब कर्व सरफेस एरिया रहेगा 2πRH प्लस ऊपर वाले का एरिया कितना है, πr² प्लस नीचे वाले का भी क्या है, πr²।
तो ये 2πRH क्या हो जाएगा, 2πRH प्लस 2πr²। अब इसमें 2πr कॉमन है, तो ये 2πr कॉमन ले लिया मैंने, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, r प्लस एच। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr इंटू r प्लस एच। ठीक है, फिर आएगा वॉल्यूम, बेलन का आयतन क्या होगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है πr²h। मतलब बेलन के अंदर कितनी जगह है अगर वो पूछा जाए तो क्या होगा, πr²h। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले, डायरेक्ट इनसे सीधा सवाल आता है, सारी वैल्यू दी होंगी, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा बेलन का आयतन बताइए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। खोखला बेलन कैसे होगा, ये अंदर से खोखला होगा, देखो। ठीक है, इसमें आपको ये डबल रिंग दिखेंगे, ये एक सर्कल ही एक सर्कल ही है ना, वैसे ऊपर भी दिखेगा। तो अब देखिए, अब हमें यहाँ पर दो तरह की रेडियस दिखेंगी, पहला छोटा सर्कल दिख रहा है और दूसरा बड़ा सर्कल दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वाली जो रेडियस है हमारी, अगर मैं इसको क्या ले लूँ, ये बड़ी वाली सर्कल की रेडियस को ले लेता हूँ r1, इसको ले लेता हूँ छोटी वाली को r2। ठीक, तो इसमें किस तरह के फॉर्मूले चलते हैं, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, जैसे वहां होता था 2πRH, तो r की जगह क्या आ जाएगा, 2πr1 प्लस r2 इंटू h। ठीक है, ये किसके लिए, खोखले बेलन के लिए, मतलब होलो सिलेंडर के लिए। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, जैसे अभी हम वहां पर निकाल के आए। ठीक है, तो वहां पर हम क्या लिखते थे, 2πr और r प्लस h ऐसे लिखते थे आप। तो इसकी जगह क्या लिखना है, टोटल सरफेस एरिया में खोखले बेलन में 2πr1 प्लस r2। ठीक है, और यहाँ r की जगह r1 माइनस r2 और इंटू h। ठीक, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखें, ये 2 होगा, 2 नंबर होगा, तो ये होगा 3 नंबर। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, कौन से बेलन का, खोखले बेलन का अगर निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है 2πr1 प्लस r2 ब्रैकेट में h प्लस r1 माइनस r2। ठीक है, फिर इसका अगर आयतन निकालना हो, मतलब ये वाली जो जगह है इसकी वैल्यू निकालना हो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम या आयतन हो जाएगा, जैसे हम वहां लिखते थे πr²h। तो खोखले बेलन में क्या हो जाएगा, πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर और इंटू h। ठीक है, आगे समझ में, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्फेयर, गोला। ठीक है, अब गोला होता क्या है, जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल आपने देखी, ये फुटबॉल है, उसी को बोलते हैं गोला, या नींबू संतरा आपने ये सब देखे ना, तो उनको ही बोलते हैं स्फेयर, गोला। ये 3D ज्योमेट्री होती है। ठीक, सर्कल, सर्कल का एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, जो चूड़ी होती है, चूड़ी। ठीक है, चूड़ी देखी है आपने, कड़ा जो पहनते हैं हम, वो क्या होता है, वो सर्कल होता है, सर्कल का एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन फुटबॉल हो गई, नींबू हो गया, या संतरा हो गया, इस तरह की जो ज्योमेट्री होती हैं वो स्फेयर कहलाती हैं, गोला कहलाती हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, सर्कल जो है वो 2D फिगर है, और स्फेयर क्या होता है, गोला क्या होता है, ये 3D फिगर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम बोलेंगे गोला, और गोला को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। ठीक, तो ये स्फेयर है, इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, हम यहां से लेके यहां तक अगर रेडियस ले लें r। ठीक है, तो इसमें सरफेस एरिया, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसमें दो ही फॉर्मूले चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गोले का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, तो 4πr², क्योंकि इसका टॉप और बॉटम आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या है ना, ये हर तरह से क्या है, गोलाकार। ये हो जाएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर बोला जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। और गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, इसमें दो ही फॉर्मूले चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है होलो स्फीयर, खोखला गोला। ठीक है, तो खोखले गोले में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि जैसे ये रेडियस मैं ले लूँ स्मॉल r, ठीक है, और ये ले लूँ रेडियस कैपिटल R, ये एक खोखला गोला है। ठीक है, ये भी 3D ज्योमेट्री है। अगर खोखला गोला है तो इसमें दो आपको ये जो लेयर हैं दिखेंगी, जिसमें पहले वाले की रेडियस स्मॉल r और बड़े वाले की कैपिटल R। तो इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, खोखले गोले का आयतन क्या होता है। जैसे अभी गोले का निकाला हमने 4/3 πr³ निकाला, यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब।
ठीक, सिर्फ एक फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है हेमीस्फेयर, इसको बोलते हैं अर्धगोला। ठीक है, जो हमारे पास पूरा गोला था उसको हमने काट के अलग कर दिया तो वो आ गया अर्धगोला, ये अर्धगोला है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर, ठीक, इसका अगर सेंटर पॉइंट ये है तो हमने ले ली इसकी ये रेडियस, ये ले ली हमने रेडियस, यहाँ आ रहे तो यहाँ भी आ रहा होगा। अब इसमें देखिए ऊपर का सरफेस क्या है, ये ऊपर का सरफेस आपको कैसा दिख रहा है, इसका ये गोलाकार दिख रहा है, इसकी रेडियस आर है। ऊपर का अगर एरिया आप निकालना चाहोगे तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछे, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे, ठीक है, तो गोले का कितना होता है, देखो गोले का कितना होता था 4 पाई आर स्क्वायर, आपने इसको बीच से काट दिया तो 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक, कर्व मतलब ये वाला, ये ऊपर वाला इंक्लूड नहीं करना, ऊपर ये जो सर्किल बन रहा है उसको इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ इतना जो एरिया है उसकी बात करो तो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया बोले तो ऊपर क्या बना हुआ है सर्किल, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम। बॉटम में तो कुछ है ही नहीं, टॉप में क्या है पाई आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस टॉप में क्या है सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, और ये बॉटम में कुछ नहीं 0, तो 2 पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे सवाल, क्योंकि लोग या तो 2 पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं या 4 पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं, जबकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अर्धगोले का आयतन अगर निकालना है तो हमने गोले का आयतन निकाला कितना, गोले का आयतन निकाला हमने 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का है, अर्धगोला मतलब इसका हाफ कर दो, 2 से ये कट जाएगा, कितना जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन मतलब अर्धगोले के अंदर जगह कितनी रहती है, जैसे इसके अंदर बना दे तो ये कितनी जगह हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अब आता है उसके बाद होलो हेमीस्फेयर, खोखला अर्धगोला, इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले आपको याद रखना है। खोखला अर्धगोला मतलब एक गोला ये बना हुआ है और उसके ऊपर एक गोला ये बना हुआ है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, बड़े वाले गोले की आपने रेडियस ले ली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ गई कैपिटल आर, और छोटे वाले की अगर आपने ले ली रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ गई स्मॉल आर। इसमें 2 ही फॉर्मूले याद रखना है। खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम खोखले अर्धगोले का आयतन क्या होता है, जैसे हमने अर्धगोले का आयतन पढ़ा 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। क्लियर है। अब नेक्स्ट ज्योमेट्री देखते हैं, फिर आता है शंकु। ठीक है, कोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकु कैसे बनता है देखिए, सबसे पहले आपको नीचे क्या देखिएगा, एक सर्कल देखिएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ले लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है तो इसकी रेडियस हो गई ये आर, फिर यहाँ से लेके मैंने इसके इस पॉइंट को अगर मिला दिया तो मैंने इसको बोल दिया ये है एच, इसकी हाइट। फिर ये सेंटर पर क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ये तिर्यक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया एल। ठीक, तो शंकु में इतनी चीजें आपको देखने मिलेंगी। अब आप देख सकते हो CSA, शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब नीचे वाले का छोड़ देना और ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो उसको भी छोड़ देना, मतलब ये जो आपके पास ये जो गोलाकार दिख रहा है इस टाइप की जो ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है, इसका एरिया तो उसे बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। शंकु का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपने इस तरह की कैप लगाई है कभी, ठीक है, होली वगैरह में दिवाली में हम इस तरह की कैप लगाते ना, तो नीचे का जो भाग होता है वो खोखला होता है, मतलब उसको अगर आप हटा दो तो जो कैप का जो आपको मटेरियल दिख रहा है, ठीक है, मतलब चारों तरफ जो आपने कैप लगाई है उसका अगर हम स्पेस पूछें तो उसी को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, ऊपर का छोड़ दिए नीचे का छोड़ दिए, तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो होता है पाई आर एल, मतलब पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ जब लेते हैं तो CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, तो बॉटम में क्या है सर्कल बना हुआ है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर कुछ है ही नहीं मतलब बॉटम हो जाएगा 0।
तो कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल प्लस टॉप में क्या है, कुछ नहीं, सॉरी बॉटम जीरो नहीं होगा, टॉप जीरो होगा, बॉटम में क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से पाई और आर कॉमन ले लोगे तो आर प्लस एल बचेगा। तो टोटल सरफेस एरिया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। क्लियर है। अब आता है वॉल्यूम, शंकु का आयतन कैसे निकाला जाता है, मतलब इसके अंदर जो जगह आप देख रहे हो, अगर जगह देखना है कितना स्पेस है तो उसको हम बोलेंगे आयतन, मतलब ये जो स्पेस है इसकी बात कर रहा है, इसको कैसे निकाला जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर मैंने आर बनाया था, यहां पर मैंने क्या बनाया था एच, और ये है एल। चूंकि ये 90 डिग्री है तो स्लैंट हाइट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर आपको निकालना है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो 90 के सामने क्या होता है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरह से अगर आप स्लैंट हाइट निकालना चाहते हो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो क्या फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला, ये आता है लास्ट, इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, शंकु का छिन्नक का मतलब समझिए। शंकु जो आपने पढ़ा अभी, ये जो शंकु मैंने बनाया था, देखो इस तरह से मैंने शंकु बनाया था। अगर इस शंकु को मैं यहां से काट दूं, देखो ध्यान से, इधर से मैं काट दूं अगर इसको, ये अगर आप काट दोगे तो ये जो एक पार्ट है इसका ये हट जाएगा। तो देखो ये इसी तरह का दिखेगा, फिर इसी तरह का दिखेगा। मतलब शंकु के ऊपर वाले पार्ट को अगर काट दिया जाए तो क्या बन जाता है, शंकु का छिन्नक बन जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम। और कौन से मिलकर बना हुआ है, कौन से निकला हुआ है ये, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, शंकु का छिन्नक। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें नीचे भी क्या है सर्कल है, तो इसकी रेडियस में बोल देता हूं ये क्या हो गई R1। ऊपर भी सर्किल है लेकिन छोटा सर्किल है तो रेडियस अलग होगी R2। ठीक है, इसको आपने मिला दिया यहां से, ये हो गई हाइट h, और ये तिरछी जो लाइन है इसको मैंने बोल दिया L। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब हमें इस ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, शंकु का छिन्नक। तो सबसे पहले CSA कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये जो ऊपर की ज्योमेट्री इसको हटा दो और नीचे की ज्योमेट्री इसको हटा दो, तो जो ज्योमेट्री बच रही है ये इस तरह से, इसको बोलेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। तो वो वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने शंकु के बारे में पढ़ा पाई आर एल पढ़ा हमने, तो इसमें लेना है पाई एल और आर की जगह क्या R1 प्लस R2। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है देखिए, जैसे सरकमफेरेंस जो होती है सर्किल की, उसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर होती है, ये जानते हैं आप। मतलब वृत्त की जो परिधि होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर। तो अगर मैं इस सर्किल के लिए लूंगा तो C1 ले लेता हूं इसको, तो ये हो जाएगा 2 पाई R1 है ना, और सर्किल ऊपर वाला C2 के लिए लूं तो 2 पाई क्या हो जाएगा R2। ठीक है, तो C क्या है सरकमफेरेंस परिधि, C2 भी क्या है सरकमफेरेंस, ये भी परिधि है। तो अगर आप इसको इस फॉर्मूले के टर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, R1 की वैल्यू अगर यहां से निकालना चाहें क्या जाएगी, R1 बराबर क्या जाएगा C1, ठीक हो जाएगा C1 अपॉन 2 पाई। ठीक है, और यहां से R2 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा C2 अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को पाई आर, इसको अगर मैं लिखूं पाई एल, ठीक है, R1 की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली C1 अपॉन 2 पाई, और यहाँ से C2 अपॉन 2 पाई किसकी R2 की। तो पाई में कॉमन ले लूंगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा L इंटू C1 प्लस C2 अपॉन 2। तो कई बार इस तरह से भी दिया होता है, डायरेक्ट सरकमफेरेंस दे दी जाती है कि C1 की वैल्यू इतनी है, C2 की वैल्यू इतनी है, तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ बताइए या कर्व सरफेस एरिया बताइए। तो आपको उस समय क्या करना है, उस टाइम पे आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा टोटल सरफेस एरिया, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब ऊपर का टॉप का एरिया भी इंक्लूड करना है और बॉटम का एरिया भी इंक्लूड करना है। मतलब कर्व सरफेस एरिया के साथ आपको क्या इंक्लूड करना है, ऊपर वाला एरिया मतलब पाई R2 स्क्वायर और नीचे वाला एरिया मतलब पाई R1 स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, पाई L R1 प्लस R2 प्लस
इसमें से भी पाई कॉमन ले लिए, r1² प्लस r2²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। फिर अगर आपको शंकु के छिन्नक का आयतन पूछा जाए तो वो होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। ये शंकु के छिन्नक का क्या होता है, आयतन होता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन का वॉल्यूम। फिर लास्ट आता है शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, मतलब अगर l की वैल्यू चाहिए आपको तो वो कैसे निकाली जाती है, ये रूट अगर लगेगा तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, मतलब l बराबर क्या होता है, √h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर लगा दोगे तो l² बराबर क्या जाएगा, h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से शंकु के छिन्नक की आप तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी बेसिक 3D ज्योमेट्रीज। इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बता दिए। इसको आप बहुत अच्छे से लिख लो, बार बार रिपीट करो, नोट्स बना लो इसके, और ये पूरे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अगली क्लास में हम इसके सवाल देखेंगे और एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, और कौन कौन से तरह के नए कॉन्सेप्ट इससे बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इन सारे फॉर्मूलोज को अच्छे से लर्न कर लीजिए। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।